औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हमने जो लिया है टॉपिक जो है वो है साइंस में से 10th के साइंस में से चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसी में से हमने एक सबक चुना है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने वो पिछले बार पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो आपको पिछली क्लास का इंशाल्लाह याद ही होगा। तो इस बार देखो, इस बार हमें क्या पढ़ना है। एक तो सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशंस बोलना है ये क्या चीज है। फिर उसके आगे हम सेकंड चीज उसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम थोड़ा सा लाइट कंसेप्ट देंगे, बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। इस पे बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन पे, इस पे हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह एक क्लास कंप्लीट क्लास इसी पे डेडिकेट करेंगे। तीसरा देखें केमिकल इक्वेशंस को कैसे हम मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। उसमें देख सकते हैं हम केमिकल इक्वेशंस में जो रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट उनका स्टेट दिखा सकते हैं, उनमें हीट चेंज किधर की ओर हो रही है और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। ये तीन चीजें हम एडिशनल इन्फॉर्मेटिव हम किसी केमिकल इक्वेशन को बना सकते हैं। चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिकल इक्वेशन जो है ये है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पर ये इसको क्या बोलते हैं, एसिड लेता हूं कोई H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस करता हूं इसके साथ मेटल कोई जिंक, ये बनाएगा इधर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो बच्चों, इस तरह कितना लंबा खींच जाता है ना। अगर हमें रिएक्शन लिखनी होंगी तो इसमें अगर हम कंप्लीटली नाम लिखेंगे या तो ये बहुत लंबा बन जाता है। हमें पता है मॉलिक्यूल्स की होती है फार्मूला और होमो एटॉमिक की सिंबल, होमो एटॉमिक की मॉलिक्यूल की, और हेटेरो एटॉमिक की उसको क्या बोलते हैं फार्मूला। तो हम यहाँ सीधा इसका फार्मूला लिख सकते हैं। H2SO4 लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बदले में, जिंक के बदले में सिंबल लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला लिखी, जिंक की सिंबल लिखी, इधर जिंक सल्फेट की फार्मूला लिखेंगे और हाइड्रोजन गैस ऐसे लिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब है हमने जो स्पीशीज में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हो गई उनकी रेस्पेक्टिव सिंबल्स और इनकी रेस्पेक्टिव फार्मूला से हमने इसको शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट किया। तो हमें परेशानी क्या पड़ी ये ऐसे शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट दिखाने की, इसकी परेशानी नहीं, ये तो हमारे लिए एक एडिशनल ये है, ये फायदा है। इसका फायदा इसका ये है कि हम कम समय में हम बहुत सारे रिएक्शन दिखा सकते हैं, है ना। तो ये है इसकी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं सिंपल वर्ड्स में, लेमैन की जुबान में याद रखेंगे, जब भी हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं किसी केमिकल इक्वेशन की, उसी को बच्चों केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन को ही जब हम रिप्रेजेंट करें उसकी फार्मूला और सिंबल से, है ना। यहाँ शॉर्टकट में हम बताएं, जब भी हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें सिंबल्स और फार्मूला से, है ना, तो उसी को बोलते हैं हम बच्चों केमिकल इक्वेशन। दूसरा है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, मैं दो इक्वेशन लिखूंगा, आप खुद बता सकते हैं ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। देखो बच्चों, अगर हम देखें यहाँ जिंक प्लस H2SO4 ये इक्वेशन लिखते हैं फिर, है ना। ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखो बच्चों, इसमें जिंक कितना है, एक है इधर जिंक, एक इधर भी कितना है, एक। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, दो। यहाँ पर भी कितने हैं, दो। सल्फर कितने हैं यहाँ, एक। यहाँ पर कितने सल्फर, एक। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, चार। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, चार। तो देखो बच्चों, जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स में हैं, और उसी किस्म के जो जितने किस्म के हैं वो उतने ही हैं। यहाँ जिंक एक है, यहाँ जिंक एक है, हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार। तो नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट्स में है उतने ही हमें प्रोडक्ट्स में मिल रहे हैं। इस इक्वेशन को हम बताते हैं बैलेंस इक्वेशन, है ना। अब दूसरी मैं लिखता हूं, मिसाल के तौर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाने से हमें मिलता है वाटर। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ दो है, ऑक्सीजन दो है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो,
ऑक्सीजन कितना है 1। बच्चों नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट्स में है वो बराबर नहीं है जितने प्रोडक्ट्स में है। ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको आई समझ? अब हमने इधर तक पढ़ा बैलेंस इक्वेशन और केमिकल ये अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एक तो सारे एटम्स होते हैं और बराबर होते हैं। इधर देखो, इधर बराबर हैं, ये सारे हैं, इधर हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, लेकिन नंबर बराबर नहीं है। जब नंबर बराबर ना हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साइड में, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आए? क्या पर फिर है नेक्स्ट हमारा जो इसमें पार्ट है वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस कर पाते हैं, यही लेते हैं वाटर की मिसाल फिर H2 + O2, इधर बनाएंगे हम H2O2 H2O। देखो बच्चों बैलेंस करना क्या होता है, जितने इधर नंबर हैं उतने ही इधर हैं, इधर इधर भी होने चाहिए, लेकिन जो है उसका स्ट्रक्चर, उसकी फार्मूला वो चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों इधर अगर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। एक तरीका है इसको बैलेंस करने का, इधर हमने 2 लगाया है ना। जब हमने बच्चों इधर 2 लगाया तो जितने इधर ऑक्सीजन है उतने इधर हाइड्रोजन इधर है, क्या ये बैलेंस होगी? नहीं, बैलेंस नहीं होगी। क्यों बैलेंस नहीं होगी? हमें तो वाटर चाहिए था, हमें क्या मिला? हमें मिला हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो इंटायरली डिफरेंट चीजें है ना। तो हमें जब भी बैलेंस करना हो, जो हमें कंपाउंड मिल रहा हो वो हमें चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। हमें नंबर्स को ऐसे वेरी करना है कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर आ जाए, लेकिन केमिकल स्पीशीज जो है वो डिफरेंट नहीं बननी चाहिए। हमें वाटर के बदले में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिले तो हम बताएंगे इसको ये बैलेंस होगी, ये बैलेंस नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं इसको हम बैलेंस करने का तरीका क्या है। अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, हम इसको कैसे बना सकते हैं? हम इधर इसको लगाएंगे होल मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने आ गए? ऑक्सीजन तो ये इसका मतलब है बाहर जब हमने 2 लिखा ना, इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन H2 2 बार है, O है 2 बार। लेकिन H2 अगर 2 बार हो गया वो कितना हो गया? 2 बार H2 फिर और 2 बार H2 हो गया 4 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ कितने हैं? 2। अगर हम यहाँ लगाएं 4 तो ये बैलेंस नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 ही होता है। तो H2 इसको ऐसे बनाए रखने के लिए हम इधर लगाएंगे 2। देखो आप इधर कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 ऑक्सीजन 2। इधर हाइड्रोजन कितने हो? 4 ऑक्सीजन 2, है ना। इसको बोलेंगे ये हमने बैलेंस किया। अब बैलेंस करने का आप बताओगे सर आपने एक बार में ऐसे बताया तो इधर ही याद रहे, इसके हमें एक इंटायरली एक क्लास लगेगा इंशाल्लाह, उसमें हम सब सीखेंगे इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तीसरा है हम एक इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। हम इन इक्वेशन को 3 तरीकों से और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जितना ऊपर तक हमने पढ़ा, पहले तो हमने देखा केमिकल इक्वेशन को सिंबल से और फार्मूला से रिप्रेजेंट किया, फिर हमने देखा बैलेंस क्या होता है, फिर देखते हैं हम इसको इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। 3 तरीकों से हम इसको और इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं। एक तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का स्टेट साथ लिखते जाएंगे, कौन क्या है ना। दूसरा है हीट चेंज दिखा सकते हैं, इधर हीट रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है। तीसरा देखेंगे हम कंडीशंस क्या है। चलो देखते हैं पहले फिजिकल स्टेट वाला। चलो कोई भी इक्वेशन आप बताओ, यही बताओ। मिसाल के तौर H2 है गैस, स्टेट दिखाया ना हमने इधर इसको, इसका ये है ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये फिर है गैस, तो हमें मिलता है H2O क्या है? लिक्विड। यहाँ इधर इसको X लिखो, है ना। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये और एक इंफॉर्मेशन हमने जोड़ी। इसी तरह अगर मैं दिखाता हूँ दूसरी इक्वेशन, सोडियम क्या है? मेटल सॉलिड। इसको हमने किसके साथ ऐड किया? किसी एसिड के साथ, मिसाल के तौर H2SO4 के साथ। ये क्या है? एक्वस। ये क्या हमें मिल रहा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है? सॉलिड प्लस क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। देखो हमने इसको इन्फॉर्मेटिव बनाया, हमने इधर स्टेट दिखाई इसके साथ। सोडियम जो है सॉलिड है, ये जो है लिक्विड है, यहाँ एक्वस स्टेट में है, सोडियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में है, और हाइड्रोजन जो मिलता है वो गैस है। तो हमने इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाया है ना, थोड़ा सा सिर्फ स्टेट दिखाया हमने। तो ये भी हम एक केमिकल इक्वेशन में दिखा सकते हैं। ऐसे मिसाल के तौर पर है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर बहुत हीट करते हैं ये देगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। प्लस दे सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। तो आई समझ। तो इसका मतलब हम ये दिखा सकते हैं। दूसरा है हीट चेंज जो एक रिएक्शन में होती है। मैंने परसों आपको बताया हीट चेंज जो होती है किसी रिएक्शन में 2 तरह की हो सकती है। या तो हीट छोड़ सकता है बाहर, या वो हीट ले सकता है, जज़ब कर सकता है। जो हीट बाहर छोड़ता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे इक्वेशन को ही देख के बोलते हैं ये इक्वेशन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। चलो मैं एक मिसाल लूंगा, CH4
प्लस ऑक्सीजन, मीथेन को अगर हमने जलाया, बैलेंस करना जरूरी नहीं, आप सिर्फ ये ध्यान रखो, ये है गैस, ये भी है गैस, इसको हमें मिलता है इधर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस मिलता है वाटर, ये है गैस, ये है लिक्विड, प्लस मिलती है हमें हीट, इसका मतलब हीट बाहर आई, तो ये है एक्सोथर्मिक, क्योंकि प्रोडक्ट्स के साथ हमें हीट मिल रही है, यानी हीट हमें एडिशनल मिलती है, प्रोडक्ट्स के साथ हमें मिलती है हीट, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऐसे अगर अल्कोहल को दिखाएं, अल्कोहल को अगर जलाएं, वो भी इधर यही प्रोडक्ट्स उधर भी मिलते हैं, प्लस हीट, क्या बोल सकते हैं हम, ये एक्सोथर्मिक है। तो कुछ रिएक्शन जो होते हैं उनमें ऐसे, जब हमने परसों दिखाया था कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम मिलाएंगे क्या, वाटर मिलाएंगे, वो क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक्सोथर्मिक है ना, उनमें हीट हम प्रोडक्ट्स के साइड में लिखेंगे। कहीं पर भी क्या है, कहीं पर हीट सोख लेता है सिस्टम, है ना, वो बर्तन जब मैंने बोला था वो ठंडा हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर इधर मैंने लिखा है नाइट्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, इसको अगर हम मिलेंगे वो बनेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ट्वाइस, ये जो है गैस है, इधर हमें हीट देनी पड़ती है ना बच्चों, प्लस हीट, तो ये क्या, ये इंडोथर्मिक है, ये हीट सोख लेता है खुद में, है ना। ऐसे मैंने और एक एग्जांपल ली है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको अगर हीट देते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, वो ब्रेकअप होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी क्या है, इंडोथर्मिक, यानी अगर रिएक्टेंट्स के साइड में हीट होगी तो इंडोथर्मिक है, अगर प्रोडक्ट्स के साइड में है तो एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन जो है ये है एक्सोथर्मिक, एक्सो, ये जो है इनमें हीट देनी पड़ती इधर से ही, तो ये है सोख लेती हीट, जज़ब कर लेती, ये बोलेंगे इनको इंडोथर्मिक। आई समझ, हो गई दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तीसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है एक रिएक्शन को सक्सेसफुल बनाने में। देखो जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ अगर मिलाएंगे, क्या बनाने के लिए, मिथनॉल बनाने के लिए, है ना, ये आ गया पढ़ोगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, तो उसके लिए हमें 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, 300 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और इसमें कैटलिस्ट रहता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो खुद रिएक्शन में पार्ट ना करे लेकिन रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करे, जैसे इस तरह है जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, है ना, तो इधर हमें मिथनॉल मिलता है ना। तो ये क्या, इससे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली, ये एरो के ऊपर हमने देखा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस देते हैं। देखा हमें ये लगा पता, ये गैस है, ये लिक्विड है, सनलाइट और क्लोरोफिल क्या है यहाँ पे कंडीशन, ये हमने दिखाई है ना। तो ऐसे अगर हम देखें कैल्शियम सल्फेट को, अगर हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जैसे मैं आपको बोला जिप्सम को, उसको अगर हीट करते हैं 100 डिग्री पे, वो हमें क्या देता है, पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये भी हमें किससे पता लगता है, ये 100 डिग्री से हमें, ये 100 डिग्री का मतलब क्या है, ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, कंडीशन क्या क्या जरूरी है। अब तक हमने इंशाल्लाह अच्छी तरह आप समझा। आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हम सिंबल्स और फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। बैलेंस और अनबैलेंस देखा, बैलेंस का मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स बराबर होता है। अनबैलेंस में टाइप ऑफ एटम्स होता है दोनों जगह, लेकिन बराबर नहीं होता वो। फिर हम केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, 3 तरीकों से बना सकते हैं। एक तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का साथ साथ जो भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसका स्टेट दिखा सकते हैं, इंडिकेट हीट चेंज दिखा सकते हैं, इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में हम रिएक्टेंट्स के साथ हीट लिखेंगे और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स के साथ हीट लिखेंगे। तो अगर उधर से ही दिया होगा रिएक्टेंट साइड में हीट, तो हमें बोलेंगे इंडोथर्मिक, या प्रोडक्ट साइड में होगा तो एक्सोथर्मिक है। तीसरा हमने देखा कि हम केमिकल इक्वेशन में कंडीशन दिखा सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है एक रिएक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इंशाल्लाह विद दिस वी कंप्लीट टुडेज टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बैलेंस कैसे इन केमिकल इक्वेशंस को करते हैं, कौन कौन स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं। टिल देन खुदा हाफिज।